हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिज़ॉन पे। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आत्मनिर्भर भारत अभियान आने वाले किसी एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चंस इससे आने की संभावना है। तो इस 20 मिनट की वीडियो में हम सारे टॉपिक आत्मनिर्भर भारत अभियान के कवर कर लेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और आत्मनिर्भर भारत अभियान के आधार पर जो फंडिंग हुई है उसके द्वारा कई सारी और स्कीम पढ़ी हैं। जैसे कल ही मैंने करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लॉन्च की गई है। उसकी घोषणा आत्मनिर्भर भारत अभियान में कर दी गई थी, लेकिन डिटेल्ड एप्लीकेशन उसका कल प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के रूप में लॉन्च किया गया है। तो मैं करंट अफेयर्स में जितनी भी स्कीम गवर्नमेंट की हैं उनको जरूर कवर करवा रहा हूँ, हालांकि अलग से उनका मैं मॉड्यूल अपलोड करूँगा जल्दी ही। तो शुरू करते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान। पहला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 4L पर फोकस किया जा रहा है। आपको बताना है इनमें से कौन सा L इनमें शामिल नहीं है। तो 4L कौन से हमारे? लैंड, लेबर, लिक्विडिटी, और चौथा L है लॉ। आप यहाँ देख सकते हैं लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ। लोकल हमारा इन 4L में से नहीं है। जो आपका आत्मनिर्भर भारत है इसमें 5 पिलर्स पर टोटल ध्यान दिया जा रहा है। वो 5 पिलर्स कौन से हैं? इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। ये हैं हमारे 5 पिलर्स जो आत्मनिर्भर भारत अभियान में जिन पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के दौरान जो प्राइम मिनिस्टर ने 12 मई को घोषणा की थी, 12 मई 2020 को घोषणा की थी इस अभियान की, उसमें हमारी फिनांस मिनिस्टर ने 20.97 लाख करोड़ का पैकेज दिया, जिसमें से खुद उन्होंने सिर्फ 11,02,650 करोड़ का पैकेज दिया। बाकी सारा आरबीआई के द्वारा दिया गया फिजिकल स्टिमुलस के तौर पे। आप याद देखिएगा, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ फंड दिया गया है वो हमारी इंडियन जीडीपी का लगभग 10% है। देख सकते हैं कई सारी कंट्रीज़ ने कोविड-19 के दौरान फंडिंग अवेलेबल की है ताकि इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। सर्वाधिक फंडिंग जापान ने अवेलेबल की है अपनी जीडीपी का लगभग 21%, और इंडिया 5th प्लेस पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिसने अपनी जीडीपी का 10% आत्मनिर्भर भारत अभियान के दौरान दिया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसके दौरान वोकल फॉर लोकल का नारा दिया। पर्पस क्या था? जो जितने ही प्रोडक्ट हैं हम कोशिश करें कि लोकली उनका यूज़ किया जाए। ये नहीं कि अब थोड़ी सी चीज़ के लिए भी हम चाइना पे डिपेंड हैं या किसी भी चीज़ पे डिपेंड हैं। हमें ये कोशिश करनी है कि हम लोकली प्रोड्यूस जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका सबसे ज़्यादा यूज़ करें। आपको याद ही होगा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है एक प्रोडक्ट को मान्यता देनी थी इस स्कीम के अंतर्गत। जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसमें 20 लाख करोड़ का लगभग पैकेज घोषित किया गया है। लेकिन आप याद रखिएगा इस वाले फिनेंशियल ईयर में यानी फिनेंशियल ईयर 21 में 2 लाख करोड़ का ही एडिशनल बर्डन पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। मतलब कि टोटल जीडीपी का लगभग 1% ही बर्डन पड़ेगा इस वाले फिनेंशियल ईयर में। तो आप याद रखिएगा आत्मनिर्भर भारत अभियान, 5 पिलर्स, 4Ls, वोकल फॉर लोकल और 20.97 लाख करोड़ की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है फिनांस मिनिस्टर ने टोटल 5 ट्रेंचेस की घोषणा की है। इनमें से किस ट्रेंच में मैक्सिमम अमाउंट सैंक्शन किया गया? तो आप सभी को पता है 11,02,650 करोड़ के 5 ट्रेंचेस की घोषणा की गई है हमारे फिनांस मिनिस्टर के द्वारा। इनमें से सबसे ज़्यादा घोषणा की गई थी फर्स्ट ट्रेंच में। आप यहाँ देख सकते हैं लगभग 5,94,550 करोड़ की घोषणा की गई थी फर्स्ट ट्रेंच में, आप याद रखिएगा। उसके बाद सेकंड ट्रेंच और फिर उसके बाद थर्ड ट्रेंच। आप याद रखिएगा सबसे कम घोषणा की गई थी फोर्थ ट्रेंच में, ओनली 8,100 करोड़ की। फिफ्थ ट्रेंच में आपको पता ही है 40,000 करोड़ की घोषणा की गई थी आरबीआई की मनरेगा को फिनांस उपलब्ध करवाने के लिए। जो आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान है आप सभी को पता होगा टोटल है 20.97 लाख करोड़, जिसमें आरबीआई कितना दे रही है? आरबीआई ने 8,01,603 करोड़ 8,01,603 करोड़ रुपीज़ दिए हैं फिजिकल स्टिमुलस के तौर पर। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आपको याद होगा, उसके द्वारा 1,92,800 करोड़ की घोषणा की गई थी। उसके बाद हमारी फिनांस मिनिस्टर ने घोषणा की है लगभग 11 लाख करोड़ रुपए की। तो इस तरह से कुल मिलाकर ये बजट हमारा 20.97 लाख करोड़ का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत किस सेक्टर के लिए नेगेटिव लिस्ट फॉर इम्पोर्ट जारी की गई है? तो डिफेंस सेक्टर के लिए इम्पोर्ट्स की नेगेटिव लिस्ट बनाई जाएगी। इसमें क्या होगा? कुछ सर्टेन वेपन्स होंगे, इक्विपमेंट होंगे जिनको डोमेस्टिक लेवल पर ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसकी लिस्ट को बनाएगा कौन? तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जिसके हेड होते हैं सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उसके द्वारा नेगेटिव लिस्ट बनाई जाएगी इम्पोर्ट्स की, आप याद रखिएगा। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत अभियान के दौरान ही डिफेंस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया था।
तो अब डिफेंस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 74% तक अलाउ कर दिया गया है। आप ऐसा देखिएगा, एफडीआई जो होता है वो लॉन्ग टर्म पीरियड का इन्वेस्टमेंट होता है, आप सभी को पता होगा, और एफपीआई शॉर्ट टर्म पीरियड का इन्वेस्टमेंट होता है मोस्टली। इसी को हॉट मनी भी कहते हैं। रातों रात एफडीआई आपके कंट्री से बाहर भी जा सकती है, हालांकि एफडीआई के रूप में ऐसा पॉसिबल नहीं है। बात करें अगर डिफेंस सेक्टर की, तो आप सभी को पता है कि इंडिया वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है डिफेंस आर्मामेंट का। फर्स्ट पे नंबर पे कौन है, तो फर्स्ट है आपका सऊदी अरब, सेकंड पे इंडिया। अगर बात करें लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वर्ल्ड, तो वो है आपका यूएसए यानी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कितने अमाउंट तक के गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए ग्लोबल टेंडर्स को अलाउ नहीं किया गया है। तो रिसेंटली अनाउंसमेंट हुआ कि 200 करोड़ यानी 200 करोड़ तक के गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए ग्लोबल टेंडर्स को अलाउ ही नहीं किया जाएगा, यानी वो बिटिंग नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो लोकल एमएसएमईज़ हैं उनको बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी अनाउंस किया है कि जितनी भी एमएसएमई रिसीवेबल्स होती हैं, यानी जिनके आधार पर ये बैंकों से लोन ले सकते हैं कोलेट्रल के तौर पर, उन सभी को, जितने भी गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज हैं और सेंटर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, उन सभी को 45 डेज़ में ही रिलीज़ करना होगा एमएसएमई रिसीवेबल्स को। यानी गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी इंटरप्राइजेज हैं और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, इन सभी को एमएसएमई रिसीवेबल्स को 45 डेज़ में ही रिलीज़ करना होगा, ताकि एमएसएमई इनके आधार पर बैंकों से लोन ले सकें और एमएसएमई का कार्य चलता रहे। एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत बड़ा मेजरमेंट लिया गया है। देखिए, बहुत बड़े मेजर्स लिए गए हैं। मेजरमेंट क्या होता है, 3 लाख करोड़ तक का कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाएगा। 31 अक्टूबर 2020 तक लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं, जितने भी एमएसएमई सेक्टर्स हैं। इसमें क्या होगा, 4 ईयर्स के लिए आपको लोन दिया जाएगा, साथ ही साथ 12 मंथ का मोरेटोरियम पीरियड भी दिया जाएगा, यानी 12 मंथ तक आपको ब्याज नहीं पे करना होगा, उसके बाद ही शुरुआत होगी लोन पे करने की। इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोलेट्रल यानी कि गारंटी लेगी इसकी, तो इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर कंटीजेंटी लाइबिलिटी बन जाएगी, यानी कंटीजेंट लाइबिलिटी बन जाएगी। कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है कि अगर ये एमएसएमई डिफ़ॉल्ट कर गई तो गवर्नमेंट ने जो है कोलेट्रल गारंटी ले रखी है, अगर एमएसएमई डिफ़ॉल्ट कर गई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना पड़ेगा। ये 3 लाख कोलेट्रल फ्री लोन से लगभग 45 लाख एमएसएमईज को फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा बताया गया है कि एमएसएमई में फंड ऑफ फंड स्थापित किया जाएगा 10,000 करोड़ का, जिसको धीरे धीरे बढ़ाकर इक्विटी इन्फ्यूज़न के द्वारा 50,000 करोड़ का कर दिया जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा, इक्विटी इन्फ्यूज़न के द्वारा फंड ऑफ फंड स्थापित किया जाएगा 50,000 करोड़ का, लेकिन अभी कितने का स्थापित किया गया है, 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड स्थापित किया गया है एमएसएमई के द्वारा। एक और अनाउंसमेंट इन्होंने किया, आप यहाँ देख सकते हैं, CGTMSE यानी आपका क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट में, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, इसमें जो है 4,000 करोड़ की घोषणा की गई है। ये क्या होता है, देखिए कई बार एमएसएमई डिफ़ॉल्ट हो जाती हैं, तो जो आपका CGTMSE है, ये उनकी कोलेट्रल गारंटी लेता है कि अगर ये डिफ़ॉल्ट कर गई तो हम इनका लोन पे करेंगे। इसको मैनेज कौन करता है, तो सिडबी मैनेज करता है आपका CGTMSE यानी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस। इसको सिडबी द्वारा मैनेज किया जाता है। 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। ये खुद से लोन नहीं देता है, लेकिन लोन की गारंटी जरूर लेता है जो बैंक देती है एमएसएमई सेक्टर को। तो 2000 में ये इसकी स्थापना की गई थी, आप याद देखिएगा। तो 4,000 करोड़ CGTMSE के लिए सैंक्शन किए गए हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है कि अगर मैक्सिमम 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और 5 करोड़ तक का टर्नओवर है, तो इस एमएसएमई को, यानी इस तरह की एमएसएमई कंपनी को किस तरह में कैटेगराइज किया जाएगा। तो अगर आपका मैक्सिमम 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट है और 5 करोड़ का टर्नओवर है, तो आप माइक्रो इंटरप्राइजेस कहलाएंगे। रिसेंटली रिवाइज हो गई है एमएसएमई की डिफिनेशन। पहले आपका सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर अलग अलग डिसाइड होता था। सर्विस के लिए अलग क्राइटेरिया था, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग क्राइटेरिया था। अब सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनको मर्ज कर दिया गया है और क्राइटेरिया बनाया गया है आपका इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर पर, जिसमें आपका जो माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं उसमें 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ तक का टर्नओवर, तो आपकी माइक्रो इंटरप्राइजेस कहलाएंगी। इसके अलावा जो आपकी स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं उसमें 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक का टर्नओवर, ये आपकी स्मॉल इंटरप्राइजेस कहलाएंगी। और जो आपकी मीडियम इंटरप्राइजेस हैं उनके लिए 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक का टर्नओवर। ये है आपके एमएसएमई की नई कैटेगरी। तो आप ये नोट कर लीजिएगा, किसी भी एग्जाम में आ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए कितने फंड का अनाउंसमेंट हुआ है। तो 3500
3500 करोड़ के फंड का अनाउंसमेंट हुआ है माइग्रेंट वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए। इसमें माइग्रेंट वर्कर्स को अगले 2 माह तक 5 kg फूड ग्रेन और 1 kg चने की दाल प्रोवाइड की जाएगी। तो आप ये देखिएगा, माइग्रेंट वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए 3500 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। इसके अलावा माइग्रेंट वर्कर्स के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है, उसका नाम है ARHCs यानी अफोर्डेबल रेंटल हाउसेस कॉम्प्लेक्सेस। इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत रन किया जाएगा। तो ARHCs स्कीम ये माइग्रेंट वर्कर्स को अफोर्डेबल रेंट पर हाउस प्रोवाइड करेगी। PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर ARCHCs यानी ARHC स्कीम को लॉन्च किया जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी माइग्रेंट वर्कर्स के लिए घर बन सकें। तो आप देखिएगा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो EPF एम्प्लॉयज़ होते हैं यानी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, इसमें पहले क्या कितना था 12% आपको देना पड़ता था, अब इसको घटाकर 10% कर दिया गया है। इससे हमारे मार्केट में 6750 करोड़ की एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आएगी, यानी हमारे पास इतना पैसा बच जाएगा तो हम मार्केट में खर्च कर सकते हैं उसको। तो हमारा कंट्रीब्यूशन जो पहले 12% था वो 10% कर दिया गया है ताकि और ज़्यादा खर्चा किया जा सके। तो इससे लगभग 6750 करोड़ रुपए की बचत होगी। हालांकि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए पहले जैसा ही है, 12% ही रहेगा, वहाँ पर कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अलावा आप सभी को पता होगा, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनका काम जिनका नहीं पूरा हो पाया है उनको 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, बिना कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी लिए हुए उनको 6 महीने का एक्सेस समय दिया गया है कि वो अपना काम पूरा कर सकें। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनेंशियल ईयर 21 के दौरान नाबार्ड को क्रॉप लोन प्रोवाइड करने के लिए एडिशनल फंड कितना प्रोवाइड किया गया है? तो लगभग 30,000 करोड़ जितनी नाबार्ड की नेटवर्थ है यानी कैपिटल है जितनी ऑथराइज्ड, उतना ही लोन प्रोवाइड किया गया है कि ये क्रॉप लोन प्रोवाइड कर सकें। तो नाबार्ड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंडिंग प्रोवाइड कर दी है 30,000 करोड़ की। अब ये नाबार्ड बैंकों को लोन प्रोवाइड करेगा, जिसके द्वारा बैंक जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लोन प्रोवाइड करेंगी। तो आप देखिएगा, मैं आपको बता दूं, टोटल 50,000 करोड़ अनाउंस किए गए थे, जिसमें नाबार्ड के लिए 30,000 करोड़ है, बाकी आपका सिडबी हुआ, NHB हुआ, इनके लिए 20,000 करोड़ है। तो आप देखिएगा, जो आपका KCC है किसान क्रेडिट कार्ड, इसके द्वारा 2 लाख करोड़ के क्रेडिट का एम रखा गया है, यानी 2 लाख करोड़ का क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा लगभग 2.5 करोड़ फार्मर्स को। इसमें आप सभी को पता है इंटरेस्ट सबवेंशन जो है पहले 31 मार्च तक लोन पे करने पर मिलता था, अब उसको बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया था। अब इसके आगे की जानकारी नहीं है, जैसे ही मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। आप सभी को पता है एग्रीकल्चर सेक्टर में RBI ने कोलेटरल फ्री लोन कितनी लिमिट लगाई है? 1.6 लाख, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप लोन लेना चाहें तो 1.6 लाख तक का लोन कोलेटरल फ्री ले सकते हैं। पहले ये लिमिट 1 लाख थी। इसके अलावा आप सभी को पता है KCC के द्वारा एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं वो 3 लाख तक का कंसेशनल लोन ले सकते हैं, और इसमें क्या होता है 2% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, और अगर आप टाइम पे करते हैं तो बाद में 3% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। इससे आपको वास्तविक रूप से सिर्फ 4% इंटरेस्ट ही पे करना पड़ता है। तो आप देखिएगा, एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए तो ये जो KCC है इसकी लिमिट 3 लाख है, लेकिन जो फिशरीज सेक्टर है उनके लिए ये लिमिट 2 लाख है। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टम में 50,000 करोड़ की और ज़्यादा लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करने के लिए जो आपका TDS यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, जो उनके एग्जिस्टिंग रेट्स से उनमें कितने % की कमी कर दी गई है आपको बताना है। तो इन दोनों में 25% की कमी कर दी गई है जो भी एग्जिस्टिंग रेट्स थे। अब इससे क्या होगा, आपको 25% कम टैक्स देना पड़ेगा। इससे लगभग 50,000 करोड़ रुपए की बचत होगी और इसको मार्केट में इन्फ्यूज़ किया जाएगा। सपोज करिए आप पहले 10 रुपये आप टैक्स देते थे, अब आपको 7.5 रुपीज़ ही टैक्स देना है, तो आपके पास 2.5 रुपीज़ बच गए, तो आप ये मार्केट में जाके खर्च करेंगे। तो जो 25% की कटौती हुई है TDS और TCS के एग्जिस्टिंग रेट्स में, उसके द्वारा मार्केट में लगभग 50,000 करोड़ रुपए की और ज़्यादा लिक्विडिटी आएगी। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना फंड सैंक्शन किया गया है। तो फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 1 लाख करोड़ का फंड सैंक्शन किया गया है। इसमें क्या है, देखिए फॉर्म जो प्रोडक्ट होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, और इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो वैसे भी दिक्कतें आ रही हैं। तो फार्म गेट से ही हम उन कमोडिटीज़ को ले सकें, यानी इतनी बेहतर सुविधाएं आपके फार्म गेट पे ही अवेलेबल हों कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं या लोग हैं जिनको ज़रूरत है वो वहीं से वो चीज़ें प्रोक्योर कर सकें और आपका वेस्टेज कम हो जाए। तो आप देखिएगा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रोकने के लिए फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे, जिसके लिए 1 लाख करोड़ रुपये सैंक्शन किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, कुछ दिन पहले मैंने एक स्कीम पढ़ाई थी माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस के लिए, वो स्कीम मैंने उस वीडियो में कवर कर दी है, हालांकि मैं कवर करूंगा। जो आपका माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस है उसको बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपीज़ का
एक्स्ट्रा फंड एलोकेट किया गया था आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। तो आप देख लीजिए, माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है। तो आप ये याद रखिएगा, दोनों फंड, हालांकि मैं करंट अफेयर्स में कवर करवा चुका हूँ, लेकिन मैं आने वाली वीडियोज़ में कवर करवाऊंगा नाबार्ड सीरीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए कितना फंड अनाउंस किया गया है? तो मैं आपको बता दूं 15,000 करोड़ का फंड रेस किया गया है, फंड अनाउंस किया गया है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 20,000 करोड़ का प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो प्रीवियस वीडियो में ये नीचे की तरफ है, 20,000 करोड़ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तौर पर भी लॉन्च किए गए हैं। इसके लिए भी अलग से स्कीम लॉन्च हो गई है। ये आप देख लीजिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए 15,000 करोड़ हो गया। 4,000 करोड़ आपका किसके लिए है? तो जो हर्बल कल्टीवेशन होता है, हर्बल कल्टीवेशन, इसको प्रमोट करने के लिए 4,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। हर्बल कल्टीवेशन मतलब जितने भी मेडिसिनल प्लांट होते हैं, आयुर्वेदिक प्लांट होते हैं, इनकी खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। रिसेंटली मैं आपको बता दूं, यूपी ने 800 किलोमीटर हर्बल बेल्ट डेवलप करने का निर्णय लिया है, यानी कि 800 किलोमीटर के हर्बल हाईवेज बनाएंगे। इनके दोनों तरफ जो है मेडिसिनल प्लांट लगाए जाएंगे, ये यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है। इसके अलावा 500 करोड़ बी कीपिंग के लिए, और 500 करोड़ फ्रॉम टॉप टू टोटल, जो आपकी टॉप स्कीम थी, अब उसको टोटल जितनी भी पेरेसिबल कमोडिटीज़ हैं उन पे लागू कर दिया जाएगा। तो 500 करोड़ आपका बी कीपिंग के लिए। तो मैंने बी कीपिंग के लिए आपका पहले ही बता चुका हूँ, बी कीपिंग के लिए 500 करोड़ दिए गए हैं, ताकि जितने भी मधुमक्खी पालन हैं उनको बढ़ावा दिया सके। और उसके अलावा टॉप जो आपके टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो कमोडिटीज़ के लिए, ये पेरेसिबल कमोडिटीज़ थी, इनको सड़ने से बचाने के लिए, ख़राब होने से बचाने के लिए पहले ही टॉप स्कीम लॉन्च कर दी गई थी। 500 करोड़ अब उसके लिए भी दे दिए गए हैं। अब इसमें जितनी भी पेरेसिबल कमोडिटीज़ होती हैं उनको शामिल किया जाएगा। इसके अलावा मनरेगा, नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, 40,000 करोड़ का एडिशनल बजट दिया गया है इस बार। आपको याद होगा, जब बजट अनाउंसमेंट हुआ था तब 61,500 करोड़ रुपीज़ अनाउंसमेंट किए गए, और अब 40,000 करोड़ रुपए का एडिशनल बजट हो गया है। तो अब ये 1,00,000 करोड़ से ऊपर निकल गया है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो 1,00,000 करोड़ रुपए अभी तक का मैक्सिमम एलोकेशन है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में मनरेगा के लिए, आप याद रखिएगा। जो इस बार का बजट फाइनेंशियल ईयर 21 था, उसमें मनरेगा के लिए 61,500 करोड़ रुपीज़ अनाउंस किए गए थे। जो लास्ट ईयर अनाउंसमेंट हुआ था वो लगभग 71,000 करोड़ रुपीज़ अनाउंस हुआ था। तो इस बार के बजट में कटौती की गई थी। हालांकि ये लॉकडाउन हो गया तो अब 40,000 करोड़ रुपीज़ और अनाउंस कर दिए गए हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 1,00,000 करोड़ रुपए से ऊपर निकल गया है बजट का एलोकेशन। तो अब मनरेगा के लिए जो एलोकेशन हुआ है वो जीडीपी का लगभग 0.45% है, जो अब तक का हाईएस्ट है। लास्ट ईयर 0.35% था। एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए अब लोन अमाउंट की न्यू लिमिट क्या होनी चाहिए। देखिए, पहले 1,00,000 तक का अगर लोन अमाउंट होता था तो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस जो है इनिशिएट कर दिया जाता था। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि 1 करोड़ तक का लोन अमाउंट होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, कंपनी जो है अपना बिजनेस नहीं कर पा रही हैं। तो अगर 1 करोड़ तक का लोन अमाउंट है तो आप प्रोसेस अपना इनिशिएट कर सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने 1 ईयर के लिए इस प्रोसेस को टाल दिया है, यानी कि आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत अभी 1 वर्ष तक इस प्रोसेस को एक्टिवेट नहीं किया जाएगा। तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसके लिए, उसमें इंसॉल्वेंसी के लिए अलग से एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। तो आप याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो विलफुल डिफाल्टर होते हैं, अगर 100 करोड़ से ऊपर लोन है तभी आप किसी को विलफुल डिफाल्टर घोषित कर सकते हैं। तो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस एक्टिवेट रखने के लिए पहले 1,00,000 लिमिट थी, अब उसको बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो क्रेडिट रेटिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ को TCGS 2.0 स्कीम के अंतर्गत कितना फंड दिया जाएगा। तो 45,000 करोड़ रुपीज़ का फंड दिया जाएगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ को, जो कि लो क्रेडिट रेटिंग है, यानी कि बैंक इनको लोन नहीं देना चाहती है। तो इनको 45,000 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। इसमें बैंकों को इन्हीं NBFCs को लोन देना पड़ेगा। ये PCGS 2.0 स्कीम क्या है? तो पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0। तो आप देखिएगा, जितनी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिनकी क्रेडिट रेटिंग लो है, बैंक उनको लोन नहीं दे रही है, लेकिन उनको भी इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 45,000 करोड़ रुपए लॉन्च कर दिए हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत। हालांकि बात करें नॉर्मल वे में तो NBFCs के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल लिक्विडिटी प्रोवाइड की है। कितनी? 30,000 करोड़ की। तो ये 30,000 करोड़ अलग हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के लिए, जो बेहतर काम कर रहे हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए। और ये 45,000 करोड़ रुपए उनके लिए है जो स्ट्रेस्ड हैं, साथ ही साथ जो लो क्रेडिट रेटिंग है जिनको बैंक लोन नहीं देना चाहती। तो आप ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है
स्ट्रेटेजिक एरियाज़ में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को घटाकर इतना करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्णय लिया है। तो अभी कई सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स स्ट्रेटेजिक सेक्टर में और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में काम कर रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर में मैक्सिमम 4 ही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कार्य करेंगी, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4, ये अनाउंसमेंट किया है स्ट्रेटेजिक सेक्टर के लिए। और जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर है उसमें कहा है कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है गवर्नमेंट नहीं रहेगी, सारी प्राइवेटाइज कर दी जाएंगी नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर के लिए। जैसे आपका होटल्स हुआ और ये जितने भी मतलब कि नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर हैं, होटल्स हुए, हॉस्पिटल्स हुए, इनको गवर्नमेंट को रन करने की जरूरत नहीं है, इनका मोदी गवर्नमेंट का ये कहना है। तो ये सारी प्राइवेटाइज कर दिएंगे। 1991 का जो एलपीजी रिफॉर्म हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं कर पाए थे वो लोग, प्राइवेटाइजेशन नहीं कर पाए थे, बाकी सब तो हो गया था। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट कर दिया है कि वो प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यू अनाउंसमेंट के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट अपने जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितने % तक बोरो कर सकती हैं। तो पहले ये लिमिट 3% थी, इसको अब बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने टोटल जीएसडीपी का 5% तक बोरो कर सकती हैं। हालांकि अनकंडीशनल जो बोरोइंग लिमिट है वो अभी भी 3% ही है, 0.5% का उनको छूट दिया गया है, यानी कि 3.5% तक अनकंडीशनल बोरोइंग कर सकती हैं। बाकी जो आपकी 1.5% बचती है, जिसको कंप्लीट करना है, अगर 5% तक कंप्लीट करना है, ये बचती है आपकी। तो इसमें आपको कंडीशनल बोरोइंग यानी कि कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जैसे जल जीवन मिशन या वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, इनको आप किस तरह से लागू कर रहे हैं, इन बातों पर डिपेंड करता है, तभी आप अनकंडीशनल तरीके से ये 1.5% एक्स्ट्रा बोरो कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ये विरोध कर रही है कि ये क्यों, अगर आपको करना ही है तो अनकंडीशनल बोरोइंग रखिए ताकि हम फ्रीली जो है लोन ले सकें। हालांकि आप याद रखिएगा अनकंडीशनल नहीं किया गवर्नमेंट ने, ये 5% तक की कंडीशनल बोरोइंग स्टेट गवर्नमेंट कर सकती हैं। तो पहले स्टेट गवर्नमेंट टोटल बोरोइंग कर सकती थी 6.41 लाख करोड़ की, अब ये बढ़कर हो गई है 10.69 लाख करोड़ तक की, यानी कि 4.28 लाख तक का स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा एक्स्ट्रा बोरो किया जा सकता है। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि अपने बिजनेस को एक्टिवेट रखने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को कितने % की वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड की जाएगी। तो 10,000 करोड़ की वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड की जाएगी स्ट्रीट वेंडर्स को। रिसेंटली पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च कर दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा, कल ही मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया है। तो उसमें क्या होगा, 10,000 करोड़ का वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, 1 वर्ष के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप टाइमली पे कर देते हैं तो 7% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी दिया जाएगा। ये है स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की। इसमें कहा गया है जो भी स्ट्रीट वेंडर्स फरवरी 2020 से पहले स्ट्रीट वेंडिंग का कार्य कर रहे थे उन सभी को इस स्ट्रीट वेंडिंग का स्कीम का यानी पीएम स्वनिधि स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषणा की गई थी उसमें 10,000 रुपीज़ के वर्किंग कैपिटल की बात की गई थी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। इसके अंतर्गत टोटल 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फ़ायदा मिलने वाला था, जिसपे 5,000 करोड़ रुपीज़ खर्च होने वाले थे। तो आप याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं इस समय गिग इकॉनमी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो जो लोग भी पहले 5 वर्ष काम करते थे तब वो ग्रेच्युटी के लायक बनते थे, यानी ग्रेच्युटी वो तभी ले सकते थे जब 5 वर्ष काम किया हो। तो अब इसको भी घटाकर 1 वर्ष कर दिया है ग्रेच्युटी पीरियड। इससे क्या होगा, इससे भी मार्केट में लिक्विडिटी जनरेट होगी। आप समझ सकते हैं कि ग्रेच्युटी पीरियड को अगर 5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दिया जाए तो आप 1 वर्ष में ही अपनी ग्रेच्युटी निकाल सकते हैं, इससे फ़ायदा मिलेगा। तो आप याद रखिएगा। देखिए स्ट्रीट वेंडर्स की मैंने बात की, 10,000 रुपीज़ तक का वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड किया जाएगा इनको। जब एमएसएमई में पढ़ा था तो उसमें एक बात भूल गया था कि जितनी भी स्ट्रेस्ड एमएसएमईज़ हैं, हालांकि सारी ही स्ट्रेस्ड हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने ये टर्म यूज़ किया है स्ट्रेस्ड एमएसएमईज़ के लिए 20,000 करोड़ रुपीज़ की घोषणा की है। यानी जो स्ट्रेस्ड एमएसएमईज़ हैं जो प्रॉब्लम फेस कर रही हैं उनके लिए अलग से 20,000 करोड़ के सब ऑर्डिनेट डेट की घोषणा की है। यानी कि पहले से ही इन्होंने लोन ले रखा है लेकिन फिर भी इनको अपना बिजनेस चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए वापस से लोन की जरूरत है तो उनको और लोन दिया जाएगा। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है स्ट्रेस्ड एमएसएमईज़ के लिए। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है जो मुद्रा स्कीम है उसके अंतर्गत शिशु लोन लेने वालों को कितने % तक का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। तो शिशु लोन लेने वालों को 2% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा अगर ये टाइमली पे करते हैं। तो आप देखिएगा 12 मंथ के अंदर ये इंटरेस्ट सबवेंशन को दिया जाएगा अगर ये टाइमली पे करते हैं। आप सभी को पता है कि जो शिशु लोन है वो 50,000 रुपीज़ तक ही ले सकते हैं। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं जितने भी मुद्रा स्कीम के तहत 50,000 तक का लोन लेने वाले लोग हैं उनको 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा अगर वो टाइमली पे कर रहे हैं। मुद्रा स्कीम आप सभी को पता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी 2015 में लॉन्च की गई थी माइक्रो यूनिट्स को रीफाइनेंस करने के लिए। इसमें 3 कैटेगरी में लोन दिया जाता था। शिशु यानी 50,000 तक का लोन,
जो किशोर था उसमें आपका 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन दिया जाता था, और जो आपका तरुण था उसमें 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन दिया जाता था। तो इसमें सिर्फ जो आपका इस दौरान 2% इंटरेस्ट सबवेंशन दिया गया है, सिर्फ शिशु लोन होल्डर्स को दिया जाएगा। तो आप याद रखिएगा 50,000 तक का लोन लेने वालों को 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है डिस्कॉम्स के लिए कितने लिक्विडिटी की घोषणा की गई है। तो कहा गया है डिस्कॉम सेक्टर में 90,000 करोड़ की लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ की जाएगी। डिस्कॉम्स भारी घाटे में चल रही हैं, यहाँ पे देखिएगा इन पर 94,000 करोड़ का पहले से ही डेट है यानी रेड है। तो अब इनको 90,000 करोड़ की लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाएगी किसके द्वारा, पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये दोनों कंपनीज मिलकर जो कि फिनांस कंपनीज हैं पावर सेक्टर की 90,000 करोड़ का कर्ज देंगी सारी डिस्कॉम्स को, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। देखिए स्टेट गवर्नमेंट जो भी होगी इनका गारंटर बनेगी, जो भी लोन प्रोवाइड किया जा रहा है पीएफसी और आरईसी द्वारा इनकी गारंटर कौन बनेगी, स्टेट गवर्नमेंट। तो आप देखिएगा कुछ दिन पहले ही मैंने करंट अफेयर्स में कवर करवाया था कि पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने नर्मदा रिवर बेसिन कंपनी लिमिटेड के साथ 12 मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के लिए 22,000 करोड़ का एग्रीमेंट किया है एमपी में। तो आप देखिएगा एमपी में 12 मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करने के लिए पीएफसी ने 22,000 करोड़ का एग्रीमेंट किया है नर्मदा रिवर बेसिन कंपनी लिमिटेड के साथ। तो उदय यानी उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना आप सभी को पता है, मैं पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। अब डिस्कॉम्स को एक्स्ट्रा 9,000 करोड़ रुपए का डेट दिया जाएगा पीएफसी और आरईसी के द्वारा, जिसकी गारंटर कौन होगी, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान के सारे क्वेश्चंस थे। कुछ स्कीम्स हैं जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इनकी मैं अलग से कवर करवाऊंगा क्योंकि आत्मनिर्भर भारत में कवर करवाने से ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती। हालांकि अभी भी ये लंबी हो गई है, देखते हैं कितने लोग देखते हैं इसको। मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।